गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 अपवाह, और इसका भाग पढ़ रहे थे भाग 2। देखिए, हमने ये जो पाठ था अपवाह, ये अपवाह का मतलब होता है नदियों का बहने का मार्ग। या तो मार्ग कह दो या द्रोणी कह दो या अपवाह कह दो। तो ये होता है अपवाह। इस पाठ के अंतर्गत हमने हमारे देश की नदी प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा, और पढ़ते समय एक अपवाह की दृष्टि से भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला था उत्तर भारत की नदियां, और दूसरा था दक्षिण भारत की नदियां। उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो सारी नदियां हिमालय प्रदेश से निकलती हैं, और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो पठारी प्रदेश से निकलती हैं। इस संदर्भ में हमने उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनको पढ़ा था कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनको 3 क्रमों में बांटा गया है। सबसे पहला है सिंधु नदी क्रम, दूसरा था गंगा नदी क्रम, और तीसरा था ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। इसके बाद अगला जो भाग था वो था दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां मैंने आपको बताया पठारी प्रदेश से निकलती हैं। इनको प्रायद्वीपीय नदियां भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उन नदियों में नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, महानदी, ये प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख बड़ी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां या दक्षिण भारत की नदियां या पठारी प्रदेश से निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें प्रमुख नदियां ये हैं। इन नदियों की खास बात ये है कि ये जो नदियां हैं इनमें से ये 2 नदियां तो अपना जल ले जाती हैं अरब सागर में, और ये 4 नदियां अपना जल ले जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। बारी बारी से हम इनके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहली आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी, और ये अमरकंटक की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और मध्य प्रदेश से होती हुई और ये पहुंच जाती है गुजरात।
और गुजरात के बाद में ये जो नदी है, अगर हम ये कहें कि ये अमरकंटक की पहाड़ी है, इस अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात में आती है, गुजरात से जाकर ये गिर जाती है अरब सागर। इसके बाद में दूसरी नदी आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो भी मध्य प्रदेश एक पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी। ये इसका उद्गम है सतपुड़ा की पहाड़ी, और ये जो सतपुड़ा की पहाड़ी है ये है बैतल जिले में, और बैतल जिला जो है वो है मध्य प्रदेश में। यहाँ से ये नदी निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद में ये जो नदी है मध्य प्रदेश जाती है। मध्य प्रदेश के बाद में ये जो नदी है वो गुजरात और महाराष्ट्र में होती हुई ये जो नदी है वो गिर जाती है अरब सागर में। देखिए, दक्षिण भारत की नदियों में केवल दो ही नदी मैंने आपको ऐसी बताई थी। पहली नदी थी नर्मदा नदी और दूसरी नदी थी ताप्ती नदी। दोनों नदियां अपना जल ले जाती हैं अरब सागर में। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं दक्षिण भारत की नदियां, वो सब अपना जल ले जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। इसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि आपको बताया था कि ये जो है ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का हमने ये जो हिस्सा है इसको बताया था पूर्वी घाट। भौतिक प्रदेश में आपको बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी घाट कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है पश्चिमी घाट। आपको फिर ये बताया था कि पश्चिमी घाट जो है वो अधिक ऊंचा है, ये वाला जो हिस्सा वो ऊंचा है, ये हिस्सा जो है वो ऊंचा है, और ये हिस्सा इससे थोड़ा सा नीचा है। इसलिए जितनी भी अधिकतर जो नदियां हैं वो अपना जल ले जाती है पूर्वी घाट जो है वो कौन से जलाशय की तरफ है? बंगाल की खाड़ी। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अधिकांश नदियां अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा नीचा है। केवल दो ही नदियां ऐसी हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जा रही हैं, जो और प्रायद्वीपीय पठार से निकल रही है, वो नदियां हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नेक्स्ट आगे चले हम, और इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट नदी की तरफ जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो निकलती है वो नासिक से निकलती है। नासिक जो है वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी जो 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसीलिए इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी, ये सहायक नदी है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता और मांजरा। ये इसकी सहायक नदी है। और इसके बाद में है वैनगंगा, पेनगंगा। ये सब जो नदियां हैं ये सब इसकी सहायक नदी है।
गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, लंबाई है इसकी 1500 किलोमीटर। इसीलिए ये जो नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसीलिए इसको कहते हैं दक्षिण की गंगा। इसकी सहायक नदी पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो नदी आती है दक्षिण भारत की नदियां, उनमें है महानदी। महानदी जो है वो निकलती है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि यहाँ है इसका उद्गम, यानी कि जिस क्षेत्र से निकलती है वो है उद्गम इसका। और छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है नदी और ये जो नदी है ये उड़ीसा की ओर जाती है, उड़ीसा की ओर जाकर और ये नदी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 860 किलोमीटर। महाराष्ट्र इसके बाद में नेक्स्ट नदी पर आएंगे हम लोग और वो नदी आएगी आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र, यहां से इसका उद्गम स्थल है। इसकी जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट नदी आती है आपकी कावेरी नदी। कावेरी नदी जो आती है ये पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट इसका उद्गम स्थल है और पश्चिमी घाट से निकलकर ये नदी जो है ये क्या कर, इसकी जो लंबाई है ये है 760 किलोमीटर। ये जो नदी है कावेरी नदी, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है, जिसे बोलते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। देखिए जलप्रपात का मतलब होता है कि जब कोई नदी किसी ऊंचे क्षेत्र से नीचे गिरती है, जब किसी उच्च भूमि से निम्न भूमि पर एक साथ गिरती है तो उसको कहते हैं प्रपात। और हमारे देश में सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है गरसोपा और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है शिव समुद्रम। और शिव समुद्रम जलप्रपात जो नदी बनाती है वो नदी है कावेरी नदी। जो कावेरी नदी जो निकलती है वो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट से निकलती है। इसके उद्गम पश्चिमी घाट है। इसकी लंबाई है 760 मीटर। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे झीलों की तरफ। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि झील जो है
झील। झील का मतलब है पृथ्वी की सतह पर गर्त। गर्त का मतलब होता है गहरे और बहुत अधिक चौड़े गड्ढे। पृथ्वी की सतह पर गर्त जिसमें जल जमा हो जाता है, झीलें कहलाती हैं। तो पृथ्वी की सतह पर ऐसे गर्त का मतलब होता है गहरे और बहुत अधिक चौड़े गड्ढे जिसमें जल जमा हो जाता है, जल समाहित हो जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है, वही झीलें कहलाती हैं। अब ये जो झीलें हैं वो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी भी होती हैं, क्योंकि जल को मनुष्य एक संसाधन के रूप में इसका उपयोग करता है, कृषि के उपयोग में लेता है। कृषि के साथ साथ में औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ और भी मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोग के लिए भी जल का महत्व है। अब भारत में क्या है कि बड़े आकार की जो झीलें हैं, वे झीलें जो बहुत बड़े आकार की झीलें हैं, बड़े आकार की झीलों को बड़े आकार की झीलों को सागर भी कहा जाता है। जैसे कैस्पियन सागर, ये झील है लेकिन बड़ी झील है, इसीलिए इसको हम सागर का नाम दे रहे हैं। इसके बाद में है अरल सागर। ये समुद्र नहीं है, झील है, बड़ी झील, लेकिन उसको हम सागर का नाम दे रहे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। देखो क्या महत्व है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि और उद्योग, दो चीजों को हमने लिया। देखो कृषि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, और किसी भी उद्योग में आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, जल की आवश्यकता दोनों जगह होगी। और जो नदियां हैं वो इन दोनों क्षेत्रों को, इन दोनों धंधों को सिंचित करती हैं। ये जो उद्योग धंधे चलते हैं, कृषि और उद्योग, ये दोनों के लिए जल की आवश्यकता होती है। और उद्योगों के लिए भी कई चीजें ऐसी होती है जो बिना पानी के नहीं बनाई जा सकती, और जो नदियां हैं, नदियों का जल उनमें यूज किया जाता है। तो उद्योग और कृषि जो है वो पूरी तरह से डिपेंड है नदियों पर। तो भारत की नहीं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का विशेष महत्व है। उद्योग धंधों पर, उद्योग धंधे जो होते हैं वो नदियों पर, जल पर ही टिके होते हैं। इसके बाद में अगली चीज आती है नदी प्रदूषण। देखो हमारे यहाँ पर स्थिति क्या है कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल में यानी पूरे विश्व की हम बात करें तो 71% भाग इस पर जल है, और इस 71% भाग पर जो जल है उसमें 97% जो भाग है, इस 71% का 97% भाग जो है वो लवणीय युक्त जल है। यानी कि हम ये कहें कि ये जल कैसा है, खारा।
विश्व के क्षेत्रफल में 71% भाग पर जल है, लेकिन उस 71% वाले भाग पर के 97% भाग में जो जल है वो खारा है। केवल 3% जो भाग ही ऐसा है जिसमें मीठा जल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ पर जितने भी जल संसाधन हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, उनमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और प्रदूषण का जो कारण है वो मानव जीवन में मानव का अत्यधिक जल का विदोहन करना और औद्योगिक क्षेत्रों का जो प्रदूषण है उसकी वजह से नदियों में प्रदूषण फैलता जा रहा है। कचरा जो है औद्योगिक क्षेत्र के जो लोग होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र का जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, नदियों में उस अवशिष्ट पदार्थ को बहा देते हैं, जिसकी वजह से नदियों का जल हो जाता है गंदा। और गंदा होने के बाद में वो जो जल है या तो पीने के योग्य आ सकता है, न ही कृषि के योग्य आ सकता है। तो इस तरह से ये जो जल प्रदूषण, नदियों का प्रदूषण फैलता जा रहा है, जिसे हमें रोकने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये जो 3% भाग पर जो मीठा जल बचा है उसकी मात्रा और भी कम होती चली जाएगी। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम जल का जो उपयोग करें, जल का सदुपयोग करें, जल को बचा के रखें, जल को ऐसे संसाधन के रूप इस तरह से जल संसाधन का उपयोग हम इस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जल की समस्या नहीं रहे। इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त और हम अगली क्लास में अगला पाठ लेके आएंगे। धन्यवाद।